आवाज आ रही है? मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बोर्ड दिख रहा है सभी को? हाँ सर। बोर्ड दिख रहा है क्या? यस सर। सर यस सर। गुड गुड। आज मैं अपने समय से आधे घंटे लेट हूँ। ओके, लास्ट क्लास क्या पढ़ा था हमने? लास्ट क्लास में पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? टाइप्स ऑफ लोन, माइक्रो फाइनेंस बैंक लेंडिंग रेट। नहीं नहीं, टाइप्स ऑफ लोन तो नहीं पढ़ाया था। टाइप्स ऑफ लोन की शुरुआत हमने की थी, है ना? बैंकिंग लेंडिंग रेट। लैंडिंग रेट पढ़ाया था ये। तो अभी कौन सा रेट चल रहा है? बीपीएलआर या ईबीएलआर या कौन सा? ईबीएलआर। ईबीएलआर, वेरी गुड, क्या बात है। और बीपीएलआर कब आया था? 2019 1st October। बीपीएलआर, बीपीएलआर, बी फॉर बॉम्बे। ये बीपीएलआर कब आया था? 2003। गुड गुड गुड। ओके, आज किसी की नई क्लास है, पहली बार ज्वाइन किया है, कौन है वो? यस सर, आई यस सर। क्या नाम है? एम स्वप्निल। ओके, और किसी की पहली क्लास है? हिमांशु। मेरा है न्यू क्लास। हिमांशु, किरण और स्वप्निल। सर आई कांट सी द सर। बोर्ड। क्या हो गया स्वप्निल, क्या हो गया? आई कांट सी द बोर्ड। अच्छा, बोर्ड आपको विजिबल नहीं है। डू वन Yes. थिंग, है ना, ऊपर में जो आपको मेनू दे रहा है उसमें ड्रैग करो और वहां पे आपको दिखेगा। या फिर एडमिन से बात करो, क्योंकि पहली क्लास है तो पहली क्लास में ऐसा दिक्कत आता है कि बोर्ड विजिबल नहीं होता है। तो एक बार एडमिन से बात कीजिए या फिर अपने फ्रेंड से बात कीजिए, कहाँ पे आपको बोर्ड दिखेगा, बोर्ड विजिबल होगा, उसके सामने मैं आपको दिखूंगा, फिर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। चलिए, आज के क्लास की शुरुआत हम जिस बड़े टॉपिक से करेंगे वो टॉपिक का जो शॉर्ट फॉर्म है वो सबको मालूम है। क्या लिखा मैंने बोर्ड पे? KYC। अभी सिर्फ ध्यान से सुनते रहने का, मैं बोलता क्या हूं, एक एक बात समझने का। केवाईसी से और एनपीसीआई से, ये दो ऐसे ज्वलंत टॉपिक हैं जिससे हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो एनपीसीआई की बात हमने ऑलरेडी कर ली है कि एनपीसीआई क्या है, कौन कौन से उसके अम्ब्रेला डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सा यूपीआई है, सीपीएस वगैरह तमाम सी बातें की हैं। केवाईसी का फुल फॉर्म आई होप कि सबको मालूम रहता है, दैट इज नो योर कस्टमर। आपके ऑप्शन में नो योर क्लाइंट रहेगा, नो योर कंज्यूमर रहेगा, है ना, या फिर नो योर कस्टमर रहेगा। तो जहां पे नो योर कस्टमर लिखा हो वही आपके केवाईसी का सही फुल फॉर्म है। दूसरी बात, केवाईसी को इंप्लीमेंट किसने किया? तो आप जानें कि केवाईसी का इंप्लीमेंटेशन बैंकों में उस ऑर्गेनाइजेशन ने किया जिस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हमने 5 करोड़ की लागत से कोलकाता में 1 अप्रैल 1935 को करने के बाद हमने 1937 में उसकी हेडक्वार्टर को मुंबई शिफ्ट किया और 1 जनवरी 1949 को उस बैंक को हमने नेशनलाइज किया। वो बैंक आपकी सेंट्रल बैंक है, वो बैंक आपकी बैंकर्स बैंक है, नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछा जाए कि केवाईसी का इंप्लीमेंटेशन किसने किया? पार्लियामेंट ने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, या आरबीआई ने किया, या किसी और इंस्टीट्यूशन ने किया? आंसर विल बी ओनली एंड ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केवाईसी का डेफिनेशन कहां पे लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जामिनेशन में 3 बार पूछा हुआ है कि केवाईसी इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? प्रोबेशनरी ऑफिसर 3 टाइम्स 2011 से लेकर 2019 तक में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ध्यान से सुने कि केवाईसी का डेफिनेशन जिस एक्ट में लिखा हुआ है वो एक्ट 1949 की है और उस एक्ट का नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन नंबर 35। माइक किसी का ऑन है? माइक ऑफ करो। किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ करो। केवाईसी इज डिफाइंड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 1949 अंडर सेक्शन 35
सब सेक्शन ए, भूलने का नहीं कि 35A में और कहां पे 35A आखिर किसका सेक्शन है, तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का सेक्शन है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सेक्शन है, या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन है? तो आंसर विल बी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन नंबर 35A। केवाईसी को कब इंप्लीमेंट किया गया, कब इंट्रोडक्शन आया केवाईसी होगा, ये इंट्रोडक्शन कब आया? तो इंट्रोडक्शन ये तभी आया है जिसकी एक बड़ी एक्ट मैंने लास्ट क्लास में संभवतः पढ़ाया था, और उस एक्ट का नाम दिया था कि उस एक्ट में ये प्रावधान है जिस प्रावधान के अंदर बैंकों को ये ताकत दी गई है कि विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट आप किसी भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं, और उस एक्ट का नाम था सरफेसी, सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये एक्ट कब आया था? 2002। यस। तो केवाईसी का भी पूछा जाए, केवाईसी का इंट्रोडक्शन कब किया गया, केवाईसी को इंट्रोड्यूस कब किया गया? आंसर विल बी 2002। 2002 में केवाईसी का इंट्रोडक्शन आरबीआई ने दिया। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि भारतीय संविधान को हमने बनाया कब, तो हमने बना तो लिया 1949 में ही, लेकिन उसका इनेक्शन कब किया? तो 26 जनवरी 1950 को किया। वैसे ही केवाईसी को इंट्रोड्यूस 2002 में किया गया, लेकिन जो इनेक्ट किया गया, सभी बैंकों के लिए लागू किया गया, कंपल्सरी किया गया, वो दिन था जुलाई का पहली तारीख, और वो ईयर था 2005। तो 1 जुलाई 2005, देखिए 1 जुलाई वही तारीख है जिस तारीख को आपकी इंडिया की सबसे बड़ी और वर्ल्ड की 45वीं सबसे बड़ी बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हमने 1955 में किया है। कौन सी बैंक? SBI। एसबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1st ऑफ जुलाई, और यही वो 1st ऑफ जुलाई है जिस दिन केवाईसी को इनेक्ट किया गया, लेकिन वो ईयर 1955 का नहीं था, वो ईयर था 2005 का। आखिर बात आती है कि केवाईसी के अंदर ऐसी क्या अवधारणा है, ऐसी क्या प्रावधान है जिस कारण से ये कंपल्सरी किया गया? तो आप जाने कि एमएल एक शॉर्ट फॉर्म है, उस एमएल का फुल फॉर्म होता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है ना कि लॉन्ड्रिंग कहते हैं ना, लॉन्ड्रिंग जैसे आप अपने क्लॉथ का लॉन्ड्रिंग करवाते हैं, कपड़े को धोना, कपड़े से जो काली चीजें हैं, जो भी गंदगी है उसको बाहर निकालना, वही चीज आपके मनी में भी है कि अगर काली कमाई है और काली कमाई के ऊपर हम इतने चावल डाल दिए कि वो सफेद दिखने लगा, कहने का मतलब यह है कि ब्लैक मनी को जो व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को नाम हम देते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, फिनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए और आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट को रोकने के लिए 4 ऐसे बड़े कारण थे। कारण तो 19 हैं, लेकिन 4 ही कारण आप जाने कि ये 4 ऐसे बड़े कारण थे जिस कारणों के कारण हमें केवाईसी को लाना पड़ा। पहला कारण था आइडेंटिटी थेफ्ट, अपनी पहचान न बताना और फिर भी बैंकों से जुड़ाव रखना या फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करते रहना, ये था आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट। इसको रोकने के लिए केवाईसी आ गया कि भाई आप अपने आईडी कार्ड वगैरह को दिखाइएगा तो ही हम आपका ट्रांजैक्शन करेंगे। दूसरी बात आ गया टेररिस्ट फाइनेंसिंग, जो बाहर से पैसे आते थे, अंदर में गलत गतिविधियां होती थी, उसको रोकने के लिए। तीसरा आ गया फिनेंशियल फ्रॉड, और चौथा एक और नाम बताया, कौन सा मैंने बताया? एक और कुछ बताया था अभी, चलो बताता हूँ, लिखने के करीब में याद हो सकता है आ जाए। तो ये 4 ऐसे कारण थे जिस कारणों से हमने क्या किया, आपकी केवाईसी को इनेक्ट किया। केवाईसी में 3 प्रावधान हैं। देयर आर 3 पिलर्स ऑफ केवाईसी। पहला है कस्टमर नीड टू सबमिट हिज और हर और देयर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स प्लस एड्रेस और एक्टिविटी डिटेल्स एज वेल एज देयर फोटोग्राफ। बैंक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को पहचाने, कस्टमर है कौन, राम कुमार है, तो आखिर आप राम कुमार हैं ये हम कैसे माने? तो हम तभी मानेंगे जब आपके पास कोई एक वैलिड डॉक्यूमेंट राम कुमार के नाम से होगा। तो हमने बोला कि कस्टमर को अपनी आइडेंटिटी बतानी है। तो चलिए हम तो राम कुमार मान गए कि चलिए राम कुमार हमारे पास रहते हैं, लेकिन आखिर ये राम कुमार साहब रहते हैं तो रहते कहाँ हैं? तो फॉर दैट वी रिक्वायर एडिशनल डिटेल्स दैट इज कॉल्ड एड्रेस प्रूफ। हमें राम कुमार के नाम से आईडी चाहिए, प्लस राम कुमार साहब कहाँ रहते हैं इसके लिए हमें एड्रेस प्रूफ भी चाहिए। तो दूसरी जो पिलर थी वो एड्रेस प्रूफ की थी। प्लस तीसरा
कि आपकी आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड कहीं गिरा मिले और कोई तीसरा थर्ड पर्सन लेके पहुंच जाए कि मैं ही राम कुमार हूं, तो उसका हम कैसे सिग्निफाई करेंगे कि यही राम कुमार है? तो उसके लिए हमने बोला कि कस्टमर को अपनी फोटोग्राफ भी सबमिट करनी है। तो केवाईसी के 3 पिलर, आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स एंड फोटोग्राफ, ये 3 हमें सबमिट करने होते हैं। अभी तक की बात समझ में आ रही है? ये ऊपर से जा रहा है। जब लिखूंगा तो 1 बाय 1 करके सारी बात आपको क्लियर होगी, लेकिन अभी तक जो मैंने बताया है इसमें क्या प्रॉब्लम आपको आया है वो बताइए। आप लोगों से पूछ रहा हूं, ये क्लास में अपने लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं। आप लोगों के पास कोई दिक्कत? क्लियर है। क्लियर हो गया? इस टॉपिक को ऐसे पढ़ के समझें कि इस टॉपिक में से ही 1 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये जिज्ञासा रहेगा, ये ऐसा इंटरेस्ट रहेगा तो पढ़ने में मजा आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सर बता रहे हैं इस कारण से पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा समझेंगे तो फिर इस टॉपिक में कुछ रखा हुआ नहीं है। आपसे कौन से 6 क्वेश्चन पूछे आते हैं वही बता दूंगा, काम निकल जाएगा। लेकिन अगर पूरी अवधारणा समझ लिए तो कितने भी क्वेश्चन को टफ किया गया, आरबीआई ग्रेड बी में क्यों नहीं गए, आरबीआई ग्रेड बी में भी क्वेश्चन को टफ किया गया, तो इसी में से पूछा जाएगा जिस 20 बातों का जिक्र मैं करने वाला हूं, और उसी 20 में से 6 बातें वही होगी जो पीओ या कलर में पूछे जाएंगे। लेकिन 20 बात आप अगर जानते हैं तो 6 बातें तो आपको बिल्कुल हवा में लगेंगी, ये तो बिल्कुल हम जानते ही हैं क्या होता है। चलूं आगे अभी तक? यस सर। पहले लिख लेते हैं, कहते हैं लिखते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। तो केवाईसी का पहला तो फुल फॉर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नो योर कस्टमर। कस्टमर। इंट्रोड्यूस बाय कौन? आरबीआई। आरबीआई। इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई। कब किया गया इंट्रोड्यूस? 2002। और इनेक्ट कब किया गया? यहाँ पे डेट भी आपको जानना पड़ेगा। इनेक्शन का डेट कौन सा है? 1 जुलाई 2005। तीसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा कोई न कोई एक नई तारीख में बताता रहूंगा कि विमेंस डे कब है, या ओजोन डे कब है, या फूड सिक्योरिटी डे कब है। वैसे ही अगर केवाईसी डे पूछा जाता है, क्लरिकल एग्जामिनेशन यही पूछे जाएंगे, केवाईसी डे इज ऑर्गेनाइज्ड और सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। आंसर क्या दीजिएगा? आंसर क्या देंगे? 1 जुलाई होगा ना? आंसर ऐसा नहीं कि 1 जुलाई दे दीजिएगा। यही हमने समझा है कि यहाँ पे इनेक्शन किया गया तो यही केवाईसी का डे है। नो, आंसर विल बी 1 अगस्त। केवाईसी डे हमेशा 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। सर ये 2002 का फिर से बताइए ना। 2002 में कुछ नहीं, 2002 में होगा। जैसे कहते हैं ना कि सीटीएस चेक ट्रांसमिशन सिस्टम कब आया, तो 2010 में आ गया था। लेकिन इनेक्ट कब हुआ सभी बैंकों के लिए, तो 2012 में हुआ है। तो वैसे ही है कि अवधारणा कब आ गई, आरबीआई ने कब बोला कि केवाईसी होगा, तो आरबीआई ने ये अवधारणा सर्कुलर के रूप में 2002 में ला दिया। लेकिन इंप्लीमेंटेशन उस समय तक नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ना। तो ये इंप्लीमेंटेशन कब हुआ, तो 2005 से हुआ। लेकिन इंट्रोडक्शन और इंप्लीमेंटेशन दोनों अलग अलग है। इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस हो चुका था, ये होगा आने वाले समय में। जैसे आपके एग्जामिनेशन होने वाली है ना, पैटर्न चेंज होने वाला है, आईपीएस नहीं रहने वाला है, कौन सा रहने वाला है? सीईटी रहने वाला है ना? यस सर। तो सीईटी का जो अवधारणा था ये आपको 2020 में देखने को मिल गया। लेकिन क्या सीईटी इंप्लीमेंट हुआ है अभी तक? नहीं सर। नहीं सर। तो सीईटी की अवधारणा कब आई? तो यहाँ पे जो अवधारणा है वो 2002 में आई। लागू कब होगा? तो यहाँ पे जो लागू होने वाला डेट है वो है। अभी समझ में आया कि 2002 क्या है, 2005 क्या है? हाँ सर। सर ये इंडक्शन 2005 में हुआ और केवाईसी यहाँ डे पे लिखा है ना, 1 मैंने यहाँ पे लिखा है इंट्रोड्यूस 2002, यहाँ पे लिखा है इनेक्ट 2005, यहाँ पे लिखा है इंट्रोड्यूस, यहाँ पे इनेक्ट। ठीक है? हाँ सर। रीजन बिहाइंड सर केएससी का फुल फॉर्म नो योर क्लाइंट्स भी होता है ना, वही एक ही है ना? अरे भाई
जहां पे बोलता हूँ यहाँ पे गलती नहीं करने का, वहीं पे तुम पूछते हो। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपके ऑप्शन में नो योर क्लाइंट भी हो, नो योर कंज्यूमर भी हो, नो योर कस्टमर भी हो, नो योर क्लाइंट इज नॉट ए राइट फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी। बोलने के लिए अमूमन आम भाषा में हम बोल देंगे चलेगा, लेकिन जब पेपर कलम की बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ उसी पर टिक मार्क करना है जो आपके बोर्ड पे पहली बात में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्लाइंट लिखा है क्या मैंने अपने मार्कर से? नहीं सर। तो क्लाइंट नहीं लिखा है तो ये बात है क्लाइंट की बात अपने दुकान तक रखने का, लेकिन एग्जाम में जाने का तो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को ही खोजने का। कहाँ लिखा हुआ है? अगर नहीं है तो फिर नन ऑफ दिस पर टिक मार्क करने का। ठीक है, समझे क्या? यस सर, कॉपीड। यस। आइडेंटिटी थेफ्ट, दूसरा टेररिस्ट फाइनेंसिंग, तीसरा ML। नीचे बोर्ड दिख रहा है क्या? ओके। चौथा फिनेंशियल फ्रॉड। लिखेंगे चार बातें पहले। नो योर कस्टमर इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI इन 2002। ये यहाँ पर अंडरलाइन कराएं कौन इंट्रोड्यूस किया। जब एग्जाम में ऑप्शन आएगा तो वहां पे कंफ्यूजन होगा। इन एक्शन 1 जुलाई 2005, केवाईसी डे 1 अगस्त, रीजन बिहाइंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ केवाईसी। तो लिखें 4 कारण। आइडेंटिटी थेफ्ट, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग की। ये जो ML है ये है मनी लॉन्ड्रिंग। बताऊंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होते हैं, तो वो बताऊंगा। PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 क्या, वही बताऊंगा। और चौथा है फिनेंशियल फ्रॉड। आप में से हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। ओके। हटाओ क्या? Yes, sir. यस सर, डन। प्रोबेशनरी ऑफिसर 100 बार अंडरलाइन कीजिए। KYC इज डिफाइंड अंडर BRA। BRA का फुल फॉर्म लिखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कब आया है ये एक्ट? वो एक्ट कब आया है ये अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है कि कब आया है। RBI एक्ट 1934, या मैंने बता ही दिया। तो लिखे KYC इज डिफाइंड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अंडर सेक्शन 35A। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑफिसर लोग ध्यान दें। RBI ग्रेड B, नाबार्ड ग्रेड A, LIC AAO। हटाओ। सर इसका फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है BRA का। हाँ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लिखो। B फॉर बैंकिंग, R फॉर रेगुलेशन, A फॉर एक्ट। सर ये थर्ड रीजन क्या लिखा है? ML मनी लॉन्ड्रिंग। स्पेलिंग क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। MON मनी लिख लीजिए, लॉन्ड्रिंग LAUND, लॉन्ड RING, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है। नीचे Yes, में sir. फिनेंशियल फ्रॉड। KYC इज डिफाइंड, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार मैं इसका जिक्र कर रहा हूं तो समझ जाए कि अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो कितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो। KYC इज डिफाइंड अंडर BRA बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट कब की है? 1934 की है, 1935 की है? कब की है?
1949 ओके 1949 की है, उसके सेक्शन 35 और उसके सब सेक्शन ए में है। चले सुने, अभी की 1 घंटे के बाद ना जो अलग से मैंने केवाईसी पढ़ाया है वो आपके इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड रहेगा, लर्न बियॉन्ड पे। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले कर लीजिएगा और फिर ध्यान से उसे देखिए क्या क्या मैंने मनी लॉन्ड्रिंग में या फिर केवाईसी में लिखे हैं। और देखने के बाद उसके नीचे में जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे एक लिंक दिया हुआ, उस लिंक को क्लिक कीजिए और टेस्ट दीजिए। जैसे ही आप टेस्ट देंगे आपकी जो स्कोर है वो आपको दिख जाएगी, है ना। अगर स्कोर 20 में 20 है तो समझ जाए केवाईसी की पूरी अवधारणा आपको समझ में आ गई है। तो इसको आप लिख लीजिए, लर्न सर बियॉन्ड। मैंने सब्सक्राइब किया है लेकिन ना मुझे नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। नोटिफिकेशन पर क्लिक करो ना, फिर बेल पे उस पर क्लिक करो। सर। चलिए बोलो। हाँ सर, वो BRA एक्ट 1945 35A है ना अंडर सेक्शन, उसमें आपने पहले लिखाया था ना जब RBI में, और हाँ तो वो टाइम पे बैंकिंग अबूजा लिखा था वो उसमें। फिर से बोलो, नहीं समझ पाया मैं। सर पहले देखो आपने ये सब बताया था RBI के एक्ट और ये इसके BRA के एक्ट 5-5 लिखाए थे सर। करेक्ट। उसमें BRA एक्ट 1945 है ना, उसमें 35A पे बैंकिंग अरे अबूजा भाई वो जो बीआरए 1945 में क्या करने जाएगा? बीआरए किधर 49 ना सर। 1945 मैंने लिखा दिया? बीआरए 1945 का है ही नहीं। अगर आपने लिख लिया है तो कहीं ना कहीं आपको लिखने में कोई गलती हो गई है। 49 सर 49। हाँ ओके 49 यस। हाँ तो उसमें सर आपने लिखा था नहीं वेट नहीं 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 बता। नहीं नहीं, हाँ अरे दादा थामा, उसमें जो मैंने बात लिखाई हाँ है वो बीआरए की 5 हाँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। हाँ अभी केवाईसी के ओके नजरिए से बीआरए में क्या लिखा हुआ है वो आपको हमें जानना है। वहां अच्छा तो हमने ओके दिखाया ओके ही नहीं आपको बीआरए में क्या है। वहां पे जो 5 बातें लिखाई है वो सिर्फ वही रहने दीजिए, उसको इससे जोड़िए मत। दोनों एक ही एक्ट है, लेकिन उस एक्ट में मैंने लिखवाया है कि SLR कहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन 42 में क्या लिखा हुआ है, 24 में क्या लिखा हुआ है, वहां पे उसकी सेक्शन की बात की है। उसी के सेक्शन 35A में यहाँ पे लिखा हुआ है। वहां पे मैंने कोई सब सेक्शन नहीं बताया था आपको, क्लियर। लेकिन यहाँ पे चूंकि सब सेक्शन ए है और उसका सेक्शन 35 है और वो एक्ट 1949 का है और उस एक्ट का नाम है बीआरए, तो ये केवाईसी के नजरिए से यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। समझ में आया? यस सर। Customer need to submit his कौन कौन सा डिटेल्स? आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड फोटोग्राफ लिखें। यही 3 पिलर है आपके केवाईसी के, आईडी, एड्रेस एंड फोटोग्राफ। आईडी, एड्रेस एंड फोटोग्राफ। ठीक है। अभी आप जाने कि आप कहीं भी जाते हैं तो आपसे बोला जाता है कि आप अपनी, आपको अगर बैंक अकाउंट खोलना है तो कोई ना कोई आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। तो कितने आईडी प्रूफ आपको देने हैं, उस आईडी प्रूफ का नाम क्या है वो जाने। दिस इज कॉल्ड ओबीडी डॉक्यूमेंट। मैंने पहले भी ओबीडी का जिक्र किया है कि ओबीडी होता क्या है। तो आप जाने कि ओबीडी एक नाम है जिस नाम के अंदर ये समायोजन है कि आपके पास अगर ये 6 डॉक्यूमेंट हैं यही आपके केवाईसी के लिए सफिशिएंट है। क्या राशन कार्ड भी हमें बैंक में ले जाके अकाउंट ओपनिंग करना है? क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल की जरूरत है? आंसर इज नो। ओबीडी का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लरिकल एग्जामिनेशन के लिए। ओबीडी होता क्या है? तो ओबीडी का फुल फॉर्म है ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। फुल फॉर्म सबसे पहले ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। कितने डॉक्यूमेंट हैं इस ओबीडी के अंदर? कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं बताओ जरा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आधार, आईडी,
एक मिनट, पासपोर्ट, वोटर और ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और इलेक्ट्रिसिटी बिल, नो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है प्रॉपर। गवर्नमेंट सर सर्टिफिकेट वो है। महात्मा गांधी, आई थिंक Domicile। महात्मा गांधी जी हैं। हाँ महात्मा गांधी। हाँ There are only 6 prescribed OBD document issued by Reserve Bank of India। यही वो 6 डॉक्यूमेंट हैं जिसके बिहाफ पे बैंकिंग के हर एक काम आप कर सकते हैं। There is no need to carry your ration card or electricity bill or any XYZ document. Only 6 documents you need to carry while visiting bank. Either of the 6 documents: पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड अगर गांव में हम रहते हैं तो गांव में मजदूरों को एक एक्ट है, जिस एक्ट का इंट्रोडक्शन 2005 में किया गया, जिसमें ये कहा जाता है कि कम से कम 150 दिनों का जो काम है वो गवर्नमेंट मुहैया करवाएगी। सड़क बनवाना है ना, गड्ढे खुदवाना है, कुछ भी करना है तो 150 दिनों का मिनिमम जो काम है वो मुहैया करवाना गवर्नमेंट का फर्ज है। और उस एक्ट का नाम है मनरेगा। पहले नरेगा एक्ट नाम था, बाद में उस नरेगा के आगे महात्मा गांधी का एम जोड़ दिया गया, तो अभी नाम हो गया मनरेगा। फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा इज महात्मा गांधी एंड फॉर नेशनल, आर फॉर रूरल, क्योंकि रूरल का है ना, रूरल, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, जी फॉर गारंटी एंड ए फॉर एक्ट। तो यहां पर लिख देता हूं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कब आया ये एक्ट? 2005। जब मैं गवर्नमेंट स्कीम पढ़ाऊंगा उस समय ये एक्ट फिर से बताऊंगा, बट फिर भी अभी इस कड़ी में जानने के लिए 6 ओबीडी जिसको केवाईसी के अंदर समायोजित किया गया: पैन, आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस एंड मनरेगा कार्ड। तो इसको लिखें। आपसे पूछा जाएगा which of the following is not a valid OBD। आपसे पूछा जाएगा which of the following document is not considered under KYC guideline। आपसे पूछा जाएगा in OBD V stands for what। आपसे पूछा जाएगा KYC was introduced by which of the following organization। आपसे पूछा जाएगा कि KYC का जो डेफिनेशन है is defined under which of the following act or section or subsection। तमाम क्वेश्चन आपके इस बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं। हटाओ क्या? सर वो मनरेगा में जी और ए का बताइए ना, क्या है वो? जी फॉर गारंटी, ए फॉर एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट 2005। क्लर्क हो, पीओ हो, ग्रेड बी हो, ग्रेड ए हो, डबल ए हो, कोई सी भी एग्जामिनेशन हो, अभी जो मैं आपके बोर्ड पर लिख रहा हूं इसी में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसको तो भूलने का नहीं। क्या लिखा है मैंने? रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ केवाईसी। केवाईसी के अंदर हम क्या करते हैं तो कस्टमर का रिस्क डिफाइन करते हैं कि कस्टमर कौन से रिस्क की कैटेगरी का है। तो ये रिस्क कितने टाइप के होते हैं तो आप जाने कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्क अंडर केवाईसी। कौन कौन से रिस्क है? तो रिस्क है पहला है ऐसा रिस्क जिसमें कोई भी रिस्क ना हो, दैट इज कॉल्ड लो रिस्क। दूसरा है ऐसा रिस्क जिसमें रिस्क है लेकिन उतना नहीं है, दैट इज कॉल्ड मीडियम रिस्क। और तीसरा है ऐसा कस्टमर जिसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड हाई रिस्क। अभी देखिए मैंने पहले ही बोल दिया है, कोई भी एग्जाम हो यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर इससे पहले की बातें नहीं पूछा गया तो यही क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। कोई भी
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खोलें, कोई भी ऑनलाइन सेट दे आप, अगर पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा कि केवाईसी के अंदर हमें जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक के पास कितने कितने सालों के बाद करने हैं। तो आप जाने कि अगर कस्टमर का रिस्क लो रिस्क में डिफाइन है, उसे हर एक 10 सालों के बाद अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। इफ कस्टमर रिस्क इज लो, इफ कस्टमर रिस्क इज हाई, हर एक 8 सालों के बाद उसे अपने केवाईसी को सबमिट करना है। और इफ कस्टमर रिस्क इज मीडियम है तो 8 साल, और बिल्कुल हाई है तो हर एक 2 सालों के बाद सबमिट करना है। जनरली क्या होता है कि पढ़ने के लिए तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है हाई रिस्क, तो हम क्या करते हैं, हाई वाले को हाई वाले के साथ जोड़ देते हैं। मतलब हाई रिस्क पूछा जाता है, उसका वैल्यू भी हम हाई वाला ही लगा देते हैं, 10 साल कर देते हैं। ऐसा भूल से भी नहीं करने का। जहां पे हाई रिस्क है उस कस्टमर को जल्दी से जल्दी हमें देखना है। तो जो जल्दी से जल्दी कब देखेंगे, तो हर एक 2 सालों के बाद देखेंगे। मीडियम है तो ठीक है भाई, 8 सालों के बाद आ जाना। लो रिस्क है, तुम्हारे में कोई रिस्क नहीं है, तुमने डॉक्यूमेंट नहीं भी जमा किया तो कितने का ट्रांजेक्शन करते हो तुम महीने में, साल में, 5,000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो उसमें कोई बड़ी रिस्क नहीं है। दैट इज आफ्टर 10 ईयर्स। ये 10 साल, 8 साल और 2 साल समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। गुड। अभी कहेंगे कि सर मेरा जो अकाउंट है वो लो है, मीडियम है या हाई है। तो आप जाने कि कौन से वो कस्टमर हैं जिनको बैंक कहती है कि आपकी जो पोर्टफोलियो है वो हम हाई में कंसिडर करेंगे। तो पहला वो पोर्टफोलियो जो एक तो भारत में रहता ही नहीं है, भारत में आता है और फिर अपने घर वालों के साथ मिलके वापस चला जाता है। अलग अलग टाइप के अकाउंट आपके भारत में खोलता है। जिस अकाउंट ओपनिंग की बात हमने आपके अकाउंट की क्लास में की थी कि उसके लिए 3 अकाउंट कैटेगराइज हैं। FCNRB फॉरेन करेंसी रेसिडेंट बैंक अकाउंट जो एक FD है, दूसरा है NRO नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी जो आप इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी दोनों करेंसी में खोल सकते हैं, तीसरा है NRE नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। कौन सा कस्टमर होगा यहाँ पे? NRO is not a customer. NRO is a type of account. NRI। तो यहाँ पे है वो कस्टमर जो NRI है, जो 182 दिनों से ज्यादा भारत के ज्योग्राफिकल सीमा से बाहर रहता है, उसको हम हाई रिस्क में ट्रीट करते हैं। कि साहब वो दुबई गया, वो अफ्रीका गया, कहीं उधर ही 9-2-11 हो गया, तो फिर क्या होगा? उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि हर एक 2 साल के बाद तुम इधर आओ। दूसरा है NGOs नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है ट्रस्ट। ट्रस्ट का भी जो अकाउंट होगा वो भी हाई रिस्क में होगा। और वैसा अकाउंट जिसमें पार्टनर स्लिपिंग हो, करंट अकाउंट है या पार्टनरशिप अकाउंट है, उस पार्टनर में 3 पार्टनर एक्टिव हैं और एक पार्टनर स्लिपिंग पार्टनर है, तो वैसा अकाउंट जो पार्टनरशिप में हो बट उसमें एक पार्टनर स्लिपिंग पार्टनर हो, तो स्लिपिंग पार्टनर वाले पार्टनरशिप अकाउंट भी हाई रिस्क में होंगे। There are several multiple types of customers which are falling under high risk category। तो उसमें सिर्फ 4 को ही आपको याद रखना है। पहला है NRI, दूसरा है NGOs, तीसरा है ट्रस्ट और चौथा है पार्टनरशिप अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे स्लिपिंग पार्टनर। ये 4 आपके हाई रिस्क के अंदर होंगे। हर एक 2-2 सालों के बाद इनको अपने डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करने हैं। अगर नहीं करेंगे अकाउंट फ्रीज होगा। यहाँ पे आए, यहाँ पे पहला है और यही क्वेश्चन आपके लिए कलर के लिए हाईलाइट करता हूं। ऑल इनऑपरेटिव अकाउंट। आपका अकाउंट है लेकिन 6 महीने तक आपने अपने अकाउंट में कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं किए हैं, योर अकाउंट विल बी इनऑपरेटिव। और जैसे ही वो इनऑपरेटिव होगा, द रिस्क ऑफ योर इनऑपरेटिव अकाउंट विल बी मीडियम फ्रॉम लो। आपका अकाउंट है तो लो रिस्क का है, लेकिन जैसे ही आपने एक आउटवर्ड ट्रांजेक्शन नहीं किए 6 महीने तक, ऑटोमेटिकली वो अकाउंट मीडियम रिस्क में चला जाएगा क्योंकि वो अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया। दूसरा 500
आप बोलेंगे कि सर क्या ये 5 शॉप और जूता शॉप लिखा रहे हैं? यही क्वेश्चन 2014 के प्रोबेशनरी ऑफिसर एसबीआई का है कि 5 शॉप अकाउंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज ऑफ केवाईसी गाइडलाइन, दैट इज मीडियम रिस्क. थर्ड इज पर्दा नशीन वुमेन, पर्दा नशीन वुमेन जो मुस्लिम में होती हैं और बुर्का पहन के जाती हैं, उनके भी अकाउंट पर्दा नशीन वुमेन में ही होंगे, मीडियम में ही होंगे. और ब्लाइंड पर्सन, अंधा है लेकिन अकाउंट खुला हुआ है, तो वो भी मीडियम रिस्क में आएगा. 2 सालों, हर एक 8 सालों के बाद सबमिट करने हैं. आपका जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट लो रिस्क में है. मेरा जो अकाउंट है सैलरी अकाउंट वो भी लो रिस्क में है. उसके बाद कौन सा? आपको पीएमजेडीवाई नाम सुना है? ये नाम सुना है क्या पीएमजेडीवाई का? हाँ. क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना. ओके, तो ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, सैलरीड अकाउंट है, या गवर्नमेंट का कोई भी अकाउंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट है, ट्रेजरी का अकाउंट है, तहसीलदार का अकाउंट है, ब्लॉक का अकाउंट है, तो कोई भी गवर्नमेंट अकाउंट है वो क्या है? तो लो रिस्क है. इस 12 को याद हमेशा केवाईसी के मद्देनजर आपको याद रखना है. इसी में से आपको ऑड मैन आउट करने के लिए दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई रिस्क अकाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लो रिस्क अकाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मीडियम रिस्क अकाउंट. तो आपको तो पहले मालूम होना चाहिए कि आपकी हाई लो मीडियम होता क्या है. मीडियम में 8 साल होते हैं, लो में 10 साल होते हैं, हाई में आपके 2 साल होते हैं. हाई में आपके ट्रस्ट का अकाउंट होता है, एनआरआई का अकाउंट होता है, आपके एनजीओ का अकाउंट होता है, स्लीपिंग पार्टनर का अकाउंट होते हैं. 5 शॉप मीडियम रिस्क का अकाउंट है, आपके पर्दा नशीन मीडियम रिस्क का अकाउंट है, गवर्नमेंट अकाउंट आपके लो रिस्क में होते हैं, सेविंग अकाउंट लो रिस्क में होते हैं, या फिर सैलरी अकाउंट भी लो रिस्क में होते हैं. जनधन योजना का अकाउंट भी हमने खोला, वो भी लो रिस्क में खोला. लेकिन अगर ब्लाइंड पर्सन है तो मीडियम रिस्क में होगा. और इस साल में हमें अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है. वो डॉक्यूमेंट ओवीडी होने चाहिए, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए. 6 डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब हैं. प्लीज पेन डाउन दीज 12 सेगमेंटेशन अंडर 3 सेगमेंट, मीडियम, लो एंड हाई. सर ये इनऑपरेटिव का एक बार फिर से बताइए ना. पहले लिखिए फिर बताता हूं. पूछते भी रहो मेरे से. एक ने पूछा ना इनऑपरेटिव के बारे में, बाकी के पास कोई कंफ्यूजन है तो पूछते भी रहो, सबको बताऊंगा. सर ये पीएमजेडीवाई. ओके ठीक है. और किसी को कोई सर ये दिक्कत? ट्रस्ट और स्लीपिंग पार्टनर अलग अलग है क्या? ट्रस्ट तो अलग हो गया ना. अच्छा, ट्रस्ट नहीं पता है. ठीक है ठीक है. ऊपर लिखो पहले ट्रस्ट अकाउंट, नीचे में लिखो पार्टनरशिप अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो स्लीपिंग पार्टनर. सर समझ गया अभी. क्या और ये समझे? गवर्नमेंट अकाउंट क्या है? गवर्नमेंट अकाउंट क्या है? ठीक है. और सब बताता हूँ. समझ गया सबका क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ. जेडीवाई क्या है वो बताना है, गवर्नमेंट अकाउंट क्या है वो बताना है, इनऑपरेटिव बताना है, ट्रस्ट बताना है, इनऑपरेटिव बताना है. आगे पूछो. एनआरआई और एनजीओ का फुल फॉर्म बताइए ना. एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय. कब मनाते हैं एनआरआई डे भाई? मुंबई कब मनाते हैं एनआरआई डे? अब गूगल कर रहा होगा सब. नो आइडिया सर. कब मनाते हैं? नो आइडिया. अरे आइडिया वाले से क्वेश्चन पूछा, मुझे तो पता है कि बाकी को आइडिया नहीं है. आइडिया वाले से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कब मनाते हैं एनआरआई डे? 9th जैन. क्या बात है, इतना जल्दी गूगल से देख लिया. Yes, 9th of Jan celebrated as NRI Day. 1st of August celebrated as KYC Day. 16th of October क्यों मनाते हैं?
16 अक्टूबर बर्थडे। वर्ल्ड फूड डे। कहाँ से देख रही हो मैडम? यस, वर्ल्ड फूड डे 16 ऑफ अक्टूबर, 16 ऑफ सितंबर, ओजोन डे। चलिए हटाओ क्या इसको? यस सर। नो नो सर। लिखो लिखो फटाफट लिखो। क्या सर जरा दोहराएंगे क्या, मतलब 10 इयर्स वाला में सेविंग वो थोड़ा नहीं दिख रहा है मेरे को। ठीक है, देखो रुको, एक मिनट होल्ड करो, होल्ड। हाँ जी, चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। पीएमजेडीवाई, किसी ने पूछा कि सर पीएमजेडीवाई क्या होता है? पीएमजेडीवाई एक स्कीम है, होता कुछ नहीं है। पीएमजेडीवाई का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जन धन योजना। पीएमजेडीवाई एक स्कीम है जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी, जिसमें ये कहा गया कि वैसे पर्सन जो अभी तक अनबैंक हो, जिन्होंने बैंक में अकाउंट नहीं खोला है, वो बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। और उनके लिए हमने वर्ल्ड की सबसे बड़ी मुहिम से उनको जोड़ा, नाम दिया पीएमजेडीवाई। और उसके लिए हमने एक ऐसे अकाउंट की शुरुआत की जिसमें 1 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ए स्मॉल अकाउंट या फिर पीएमजेडीवाई अकाउंट। क्लियर? अब ये बातें मैं बाद में बताऊंगा, गवर्नमेंट स्कीम में चलूंगा तो इसके बारे में और भी डिटेल बताऊंगा। अभी सिर्फ जान ले कि पीएमजेडीवाई वो अकाउंट है जो गरीबों के लिए हमने शुरुआत किया था, जिसमें अगर ओबीडी नहीं है फिर भी अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए तक का ही ट्रांजेक्शन करेंगे, महीने में 10,000 रुपए तक का ही विड्रॉल करेंगे, रुपए डेबिट कार्ड फ्री में होगा और 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस उनको दिया जाएगा। गवर्नमेंट अकाउंट, किसी ने पूछा कि गवर्नमेंट अकाउंट होता क्या है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वहां से पैसे आपके निचले स्तर तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? ऐसा तो नहीं कि गाड़ी से आता है, तो किसी न किसी अकाउंट से रूट होता है। स्टेट गवर्नमेंट का अपना अकाउंट होता है, ट्रेजरी ऑफिस का अपना अकाउंट होता है, ब्लॉक का अपना अकाउंट होता है ना, या जिला परिषद का अपना अकाउंट होता है, ग्राम पंचायत का अपना अकाउंट होता है। तो ये सारे अकाउंट किसी न किसी बैंक में मेंटेन होते हैं जहां पे गवर्नमेंट का फंड आता है, दैट इज कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट अकाउंट। उनको चलाने वाला हो सकता है जो सिग्नेटरी हो, अलग अलग हो, किसी का सिग्नेटरी बीडीओ होगा, किसी का एसडीओ होगा, किसी का तहसीलदार होगा, कोई एसपी होगा, कलेक्टर होगा, लेकिन वो गवर्नमेंट अकाउंट होगा। इनऑपरेटिव अकाउंट क्या होता है? वैसे अकाउंट जिस अकाउंट में आपने 6 महीने तक कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं किया है, न 1 रुपए निकाला न 1 रुपए जमा किया, तो वैसी सेविंग अकाउंट, मेरी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, लेकिन 6 महीने तक मैंने कोई ट्रांजेक्शन उसमें नहीं किए, कोई भी ट्रांजेक्शन करने का मतलब न निकालना न डालना, तो वैसा सेविंग अकाउंट ऑटोमेटिकली बन जाता है इनऑपरेटिव अकाउंट। और इनऑपरेटिव अकाउंट को ऑपरेटिव करने के लिए बैंक कितनी चार्ज लेती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देयर इज नो फी फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑपरेटिव अकाउंट, इनऑपरेटिव अकाउंट इनटू ऑपरेटिव अकाउंट। समझ में आया इनऑपरेटिव क्या होते हैं? हाँ सर। यस सर। यस सर। किसी ने पूछा मेरे से ट्रस्ट का अकाउंट क्या है? देखो अभी क्या है, मैं अपने गांव से बहुत दूर आ गया, मैं चाहता हूं कि ये जो गांव की मेरी संपत्ति है वहां पे एक मंदिर बना दूं और किसी थर्ड पार्टी को चलाने के लिए मैं दे दूं, है मतलब मैंने गवर्नमेंट के हवाले कर दिया, मैंने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट, है ना, तो वो ट्रस्ट का अकाउंट हो जाता है। और नेक्स्ट है आपका स्वीपिंग पार्टनर, पार्टनरशिप अकाउंट है कि मैं और आपके जो सर हैं अशोक सर, इन्होंने मिलके
फोकस की शुरुआत कर ली, तो वो हो गया क्या, तो फोकस का अकाउंट तो खुलेगा, 2 पार्टनरों के साथ खुलेगा, एक आपके सर होंगे पार्टनर, एक मैं होगा पार्टनर। लेकिन मैं कहता हूं कि साहब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपके साथ बना हूं लेकिन मैं एक्टिव नहीं हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रिस्क को इवॉल्व नहीं कर सकता हूं, है ना, लेकिन मैं आपके साथ बना हुआ हूं, तो सारा काम करेंगे सर, लेकिन मैं क्या हूं, मैं सोया हुआ हूं, महीने के एक दिन देखता हूं कितना आया कितना गया, काम खत्म, तो मैं एक स्लीपिंग पार्टनर हूं, मतलब मैं एक्टिव नहीं हूं। तो मैं अगर एक्टिव रहूंगा तो पार्टनरशिप अकाउंट होगा, लेकिन अगर 10 पार्टनर का अकाउंट है उसमें से एक पार्टनर भी स्लीपिंग है, तो वैसी जो अकाउंट होगी वो आपकी कौन सी होगी, तो पार्टनरशिप अकाउंट विद स्लीपिंग पार्टनर होगी। क्योंकि हमें जब बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो हमें लिख के वहां पर देना पड़ता है, जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, MOU जिसको हम कहते हैं, उसमें लिख के देना पड़ता है कि ये 3 पार्टनर है, इस पार्टनर, हर एक पार्टनर का रोल डिफाइन होता है उसमें कि ये पार्टनर क्या करेगा, वो पार्टनर क्या करेगा, है ना। तो अगर उस कंपनी में लॉस होता है तो उस लॉस की भरपाई वो तीनों पार्टनर करेगा। लेकिन जब मैंने अकाउंट खोला, उसी अकाउंट में मैंने जब MOU दिया बैंक को, उसमें कह दिया कि ये स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर है मतलब अगर मेरे को 1 करोड़ का लॉस होता है तो इस बंदे पे कोई असर नहीं आएगा। तो वो ऐसी जो अकाउंट होगी वो आपकी स्लीपिंग पार्टनर वाली पार्टनरशिप अकाउंट होगी और हाई रिस्क के अंदर आएगा। समझ में आया? सर वो इनऑपरेटिव के नीचे वाला भी एक बार बताइए ना। 500। कभी होटल गई हो खाने के लिए, कुछ खाना है, हाँ उस होटल के बाहर पान का शॉप रहता है, पान हाँ समझते हैं, हाँ बस हो गया ना, वही पान वाला जो पान आपको खिलाता है खाना खाने के बाद, तो जो पान का छोटा सा शॉप है वो आपके लिए एक बड़ा सा क्वेश्चन है। समझ में आया? सर मतलब क्या क्वेश्चन रहेगा, वो क्या है? पान शॉप आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि पान शॉप अकाउंट इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ KYC, या फिर आपको मल्टीपल ऑप्शन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसमें से कौन सा मीडियम रिस्क अकाउंट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है। तो पान शॉप जहां दिखेगा मीडियम रिस्क अकाउंट है। कहने के लिए तो आप जितने भी अकाउंट हैं, आपके पेट्रोल पंप के अकाउंट हो, आपके किसी जितने भी अकाउंट जितने भी आप देखती हो बाजार में आपके अकाउंट रहते हैं, वो सब के सब आपके क्या होते हैं, मीडियम रिस्क अकाउंट रहते हैं। जितने भी करंट अकाउंट है वो मीडियम रिस्क अकाउंट है। लेकिन हमें ध्यान में क्या आता है कि अरे 500 है बेचारा, तो 10,000 रुपए लेके बैठता ही है, तो उससे अकाउंट हो सकता है कि लो रिस्क में हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 500 का भी जो अकाउंट होगा वो भी मीडियम रिस्क का होगा, रिबॉक का जो अकाउंट होगा वो भी मीडियम रिस्क का अकाउंट होगा, आपका जो KFC का अकाउंट होगा वो भी मीडियम रिस्क का अकाउंट होगा। जितने भी वेंडर आपने देखे, जितने भी दुकान आप देखती हो अपने स्ट्रीट में, वो सब के सब मीडियम रिस्क अकाउंट होंगे। समझ में आया अभी? हाँ चलूं आगे? सर वो NGO ट्रस्ट में फर्क क्या? NGO और ट्रस्ट में फर्क क्या है? देखो, NGO का काम होता है पैसा उगाना, है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कि हम कोई NGO अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई सोशल वर्कर के लिए होता है तो उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहां पे पैसा आ रहा है वैसी NGO जिसमें पैसा कहीं ना कहीं से आ रहा है। NGO अलग अलग टाइप के होते हैं, अगर 4 आदमी मिल गए तो भी वो NGO खोल सकते हैं, है ना। वो कैटेगराइज ये क्या था कि फंडेड NGO है या नॉन फंडेड NGO है। तो कोई भी NGO हो, फंडेड NGO हो, मतलब मैंने NGO खोल लिया और पैसा मैं कहीं बाहर से मार रहा हूँ, है ना, तो वो भी NGO कैटेगराइज होगा फंडेड NGO में। लेकिन NGO किसी भी टाइप का हो, वो आपके किस में आएंगे, तो आपके हाई रिस्क में आएंगे। सर सेविंग अकाउंट के नीचे क्या लिखा है? सैलरी अकाउंट। आप सैलरी बैंक में चले अकाउंट। जाइएगा, या आपके पापा मम्मी कहीं काम करते होंगे तो उनकी सैलरी अकाउंट होगी ना, हर एक महीने में सैलरी आता होगा, तो सैलरी अकाउंट हो जाएंगे। चलूं आगे? कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, कॉमन
रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, फॉरेन करेंसी फटका, फॉरेन अकाउंटिंग, सॉरी, फॉरेन अकाउंटिंग टैक्स कंप्लायंस एक्ट। देखिए क्या लिखा है मैंने लिखा है फटका। फटका का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म तो हर एक फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पर मैं इतना ज्यादा जोड़ भी देता हूं। फटका का फुल फॉर्म फॉरेन अकाउंटिंग टैक्स कंप्लायंस एक्ट है। अगर कोई यूएस सिटीजन आपके इंडिया में आया हुआ है और वो अकाउंट खोल रहा है ना, बहुत सारे जो एनआरआई हैं, मतलब जो अमेरिकन है वो इंडिया में रहते हैं, ठीक है, आपने अगल बगल नहीं देखा, लेकिन दिल्ली या आपके शहर में भी आप देखोगे तो परमानेंटली रहते हैं, या 2 महीना 5 महीने के लिए आते हैं, या फिर स्टडी करने के लिए आते हैं जेएनयू वगैरह जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में। तो वैसा अमेरिकन, वैसा ओनली अमेरिकन की बात कर रहा हूं मैं, वैसा अमेरिकन जो आपके इंडिया में आके इंडिया में अकाउंट ओपन करता है, तो उसकी रिपोर्टिंग हमें यूएस अथॉरिटी को भेजनी है और यूएस में उस बैंक को देनी है। जैसे आपकी इंडिया में सबसे बड़ी बैंक बैंकर्स बैंक आरबीआई काम कर रही है, वैसे ही अमेरिका में आप चले जाएं तो वहां पे बैंकर्स बैंक का नाम क्या है? अमेरिका के बैंकर्स बैंक का नाम क्या है? नाम है फेडरल रिजर्व, याद रहेगा? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। यस सर। अरे आ रही है, सो रहे क्या सब लोग? सर हाँ बोला। यहाँ पे किसी ने लिखा है गाइस मीडियम रिस्क का लास्ट 2 पॉइंट कोई बताएगा? अरे मेरे से पूछो ना, मेरे से क्यों नहीं पूछते हो? मैं हमेशा मोबाइल नहीं देखता हूँ, तो मेरे से पूछो क्या लिखा था, मैंने भूल गया क्या लिखा था। ब्लाइंड पर्सन और ये जगन्नाथ, पर्दा उनस। ये सर जगन्नाथ बता कहाँ दिए था? मुझे उन्होंने। हाँ सर पर्दा बताया मुझे, पर्दा मैंने लिखा। नसीन बुर्का विमेन है ना, और क्या लिखा था एक? अच्छा किसी ने बताया भी आपको, ब्लाइंड पर्सन एंड पर्दा यस नसीन। सर। ओके ठीक है, गुड गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं हूं ना खड़ा सामने बताने के लिए, इतना 6 फीट का लंबा इंसान खड़ा है, मेरे से पूछो, बिल्कुल बिंदास पूछिए। क्या बोल रहा था, भूल गया यार। हाँ मैं बोल रहा था कि अगर कोई अमेरिकन आपके इंडिया के किसी इंडियन बैंक में अकाउंट ओपन करता है तो उसकी जानकारी हमें यूएस के सबसे बड़े बैंक फेडरल रिजर्व को देनी होती है, और उस कंडीशन में हमें जिस कॉलम पे टिक मार्क करवा कर देना होता है वो मार्क है फटका। मतलब क्या वो इंसान टैक्स से बचने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि किसी अदर कंट्री में अकाउंट ओपन कर रहा है, जैसे कहते हैं ना स्विस बैंक में अकाउंट हम ओपन करते हैं, क्यों आखिर स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं? तो एक तो इंडिया में टैक्स सिस्टम इतना भारी है, भरकम बना हुआ है, यहाँ पर जैसे ही 10 लाख से ऊपर कमाएंगे 30% का टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स से बचने के लिए दूसरे कंट्री के दूसरे बैंक में अकाउंट हम ओपन कर देते हैं जिसकी जानकारी इंडियन गवर्नमेंट को नहीं हो पाती है। वैसे ही वो एक एमओयू ही साइन हो गया कि अगर किसी भी कंट्री का कोई भी बंदा किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करता है तो हमें उस कंट्री को इन्फॉर्म करना है कि ये जो पर्सन आपका पर्सन है वो हमारे यहाँ अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है। तो फटका वो डिक्लेरेशन है। आप भी देखिएगा कि कोई भी अकाउंट ओपन करने आप जाओ बैंक में, जनरली हम पढ़ते नहीं है बैंक के 5 पेज 4 पेज के फॉर्म, लेकिन जब आप एक्चुअली में पढ़िएगा तो उसमें एक फटका का कॉलम लिखा रहता है जिसमें हम सिर्फ साइन कर देते हैं। कहाँ पे साइन करते हैं? नॉट एन अदर टेरिटरी सिटीजन पे साइन हम कर देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में फटका का डिक्लेरेशन है जिसमें हम साइन करते हैं कि आई एम नॉट ए यूएस सिटीजन। तो फटका एक ऐसी डिक्लेरेशन है जो उसी व्यक्ति को सिर्फ देनी होती है जो यूएस सिटीजन हो। तो यहाँ पे फटका में हम एक बात जानेंगे उसकी फुल फॉर्म, और दूसरी बात जानेंगे दिस इज ए डिक्लेरेशन गिवन बाय यूएस सिटीजन।
अभी बात आ गई कि साहब ये तो यूएस सिटीजन हो गया, लेकिन अगर कोई जर्मनी से आके अकाउंट ओपन कर रहा है, वो भी तो टैक्स से बचाने के लिए हो सकता है अकाउंट ओपन करे। यस, तो वैसी यूरोपियन कंट्री के कोई भी जो भी यूरोपियन कंट्री है, उनका कोई भी अगर सिटीजन हमारे पास आके अकाउंट ओपन कर रहा है, तो इसकी जानकारी भी हमें यूरोपियन यूनियन को देनी है या फिर उस कंट्री के बड़े बैंक को देनी है। और उस कंडीशन में वो जो बंदा होगा, जिस अंडरटेकिंग पे साइन करेगा, जिस डिक्लेरेशन पे साइन करेगा, उस डिक्लेरेशन का नाम है CRS। द फुल फॉर्म ऑफ CRS इज कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो कहने का मतलब दिस फटका इज फॉर यूएस सिटीजन एंड दिस इज फॉर यूरोपियन सिटीजन। इसमें कोई दिक्कत अभी? नो सर। और ये CDD क्या है? तो CDD कुछ खास नहीं है, सिर्फ उसके फुल फॉर्म खास है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं कि CDD होता क्या है। CDD का फुल फॉर्म है कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। अभी आपने दे दिया मुझे पैन कार्ड के साथ, मैं राम कुमार हूं। पैन कार्ड अल्टर भी किया जा सकता है, बहुत आसानी से पैन कार्ड अल्टर हो जाता है, आधार कार्ड अल्टर हो जाता है। तो मेरा काम क्या है, एज ए बैंकर मेरा काम है कि आप ही राम कुमार हैं, या आपका जो पैन कार्ड है वो एक जेन्युइन पैन कार्ड है, जिसकी जो NSDL नहीं आपको दिया है, ये रिकॉर्ड NSDL के पास है या गवर्नमेंट के पास है, ये जांच करने का दायित्व मेरा है। ये जांच मैं कैसे करूंगा? तो मैं NSDL पे जाऊंगा या फिर इनकम टैक्स gov.gov.in पे जाऊंगा, वहां पे पैन कार्ड नंबर डालूंगा तो बताएगा कि ये किसका पैन कार्ड है। मैं UID को फेच करूंगा तो भी बताया कि ये UID किसका है। तो मेरा काम है कि कस्टमर का जो गिवन आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स है उसको वेरीफाई करना है ना, या फिर उसकी जांच करना। कस्टमर लिख के तो दे दिया कि मैं घाटकोपर में रहता हूं, लेकिन क्या प्रूफ है कि घाटकोपर में वो रहता है? उसने अल्ट्रेशन किया होगा। तो देखते होंगे आप अकाउंट जब ओपन करते हैं तो आपके पास ATM हो या चेकबुक हो, वो आपके घर पे ही आपको मिलता है। वो क्यों मिलता है? तो कस्टमर का वो ड्यू डिलीजेंस है कि आपको वो घर पे मिला, इट मींस आपने जो बैंक में डिटेल्स दिए हैं वो करेक्ट है ना। और आपको एक वेलकम लेटर भी आता है कि आपने अकाउंट ये ओपन किया है। तो वो आखिर क्यों वेलकम लेटर आता है? वो ऐसा नहीं कि आपको वेलकम लेटर आता है, वो ये जांच करने के लिए आ रहा है कि आप उसी एड्रेस पे रहते हैं कि नहीं। अगर आपने वेलकम लेटर रिसीव नहीं किया या आपके घर में जो वेलकम लेटर रिसीव नहीं हुआ, वो वेलकम लेटर वापस बैंक में आता है, और जैसे ही वेलकम लेटर बैंक में आ गया, हमें उस अकाउंट को फ्रीज कर देना है। इट मीन्स कस्टमर अपने एड्रेस पे नहीं है। किसी के पास आता है वेलकम लेटर? आप लोगों ने कोई अकाउंट खोला 1-2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर? हाँ सर। यस आया है। यस सर। आया था वेलकम लेटर? यस आया सर। था। यस वो वेलकम लेटर आपको वेलकम नहीं कर रहा है, वो आपकी जांच कर रहा है। और जांच करने के सिस्टम को हम बोलते हैं कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। अगर आपने वेलकम लेटर वापस कर दिया होता या आपका घर बंद होता तो फिर आपके अकाउंट में होल्ड लग जाता। इस 3 चीजों को लिखे हैं फटका, FATCA फटका, फुल फॉर्म लिखे हैं फॉरेन अकाउंटिंग टैक्स, फॉरेन अकाउंटिंग टैक्स कंप्लायंस एक्ट। फॉरेन अकाउंटिंग टैक्स कंप्लायंस एक्ट यहां पर लिखा है, दिस इज ए डिक्लेरेशन, दिस इज ए डिक्लेरेशन फॉर US citizens, this is a declaration for US citizens। नेक्स्ट लिखे हैं CRS, फुल फॉर्म लिखे हैं कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। CRS कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सर दिस इज ए डिक्लेरेशन के बाद क्या बोला आपने? गिवन बाय US citizens, declaration given by US citizens। नेक्स्ट लिखे हैं CRS कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, a declaration given by European citizens, given by European citizens। नेक्स्ट लिखे हैं टू वेरीफाई, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिए CDD कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। यहां पे लिखे हैं
to verify the genuineness of customer identity and address details, to verify the genuineness of customer identity and address details. रिपीट कोई करना भी है, लोन, हाँ जी, रिपीट करना है, to verify customer identification and address details. कोई भी बैंक लोन देगी तो आपको वेरीफाई करने के लिए आपके घर या आपके ऑफिस पे आएगी। To verify customer identification and details, CDD is used. Done? Yes, sir. क्या बताया मैंने? तो 2 मिनट में पूरी जिस्ट आप समझ जाए कि मैंने बताया केवाईसी का फुल फॉर्म मैंने बताया नो योर कस्टमर है। इसका डेफिनेशन आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 1949 के सेक्शन नंबर 35 के सब सेक्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्या कारण थी कि हमने केवाईसी को इंप्लीमेंट किया? तो कारण 4 बड़े कारण ये थे कि पहला था टेररिस्ट फाइनेंसिंग, दूसरा था कस्टमर आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट, तीसरा था मनी लॉन्ड्रिंग और चौथा था फाइनेंशियल फ्रॉड। इस केवाईसी को इंप्लीमेंटेशन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी आरबीआई। 2002 में इसका इंट्रोडक्शन लाया गया और 1 जुलाई 2005 को इनेक्ट कर दिया गया। Whereas केवाईसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अगस्त। उसके बाद उन्होंने बताया था कि ये जो अकाउंट है, ये जो केवाईसी का गाइडलाइन है, इसमें 3 आइडेंटिटी, एड्रेस और फोटोग्राफ हमें बैंक को सबमिट करनी पड़ती है। और उससे पहले भी हमने बताया था कि केवाईसी के अंदर 3 रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, हाई, मीडियम एंड लो। अगर लो रिस्क है तो 10 साल, अगर मीडियम रिस्क है तो 8 साल, अगर हाई रिस्क है तो 2 सालों के बाद हमें अपने केवाईसी को अपडेट करना है। और अलग अलग टाइप और अलग अलग अकाउंट का मैंने नाम बताया कि अगर ये अकाउंट है तो इस कैटेगरी में फॉल होगा, है ना। अगर सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट है, या फिर आपकी गवर्नमेंट अकाउंट है, या फिर आपकी पीएमजेडीवाई का अकाउंट है, या फिर कोई भी करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट नहीं, पीएमजेडीवाई, सैलरी अकाउंट, या फिर आपकी गवर्नमेंट अकाउंट, या फिर आपकी सेविंग अकाउंट, ये 4 के 4 आपके लो रिस्क के अंदर आते हैं, 10 सालों वाले अकाउंट होते हैं। मीडियम रिस्क के अंदर प्रधानमंत्री विमेन का अकाउंट आएगा, कोई भी करंट अकाउंट आएगा, पान शॉप का अकाउंट आएगा, या फिर आपका ऑल इनऑपरेटिव अकाउंट, है ना, कोई भी जो वैसी अकाउंट जिसमें ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, सब के सब आपके मीडियम रिस्क में आएंगे। और एनजीओ हो, ट्रस्ट हो, स्लीपिंग पार्टनर हो, एनआरआई हो, ये सब 2 सालों वाले अकाउंट है। ये सब क्या है? तो एचएनआई वाले अकाउंट है, हाई वॉल्यूम वाले ट्रांजेक्शन वाले अकाउंट है। इसका आंसर रिस्क भी ज्यादा इन्वॉल्व है। 2 सालों में एक बार हमें अकाउंट में सबमिट करना है। फटका और सीआरएस ऐसे 2 डिक्लेरेशन है जो आपके अमेरिकन और यूएस सिटीजन को रिस्पेक्टिवली देने हैं। फटका यूएस सिटीजन के लिए है और सीआरएस यूरोपियन सिटीजन के लिए है। फटका का फुल फॉर्म फॉरेन अकाउंटिंग टैक्स कंप्लायंस एक्ट है। सीआरएस का फुल फॉर्म कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है। आपका आइडेंटिटी और एड्रेस की जांच करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम कस्टमर ड्यू डिलिजेंस है। सीडीडी उस प्रोसेस का नाम है। ये हमने केवाईसी के बारे में अमूमन एक अवधारणा आपको दी है। इससे भी 2, 4, 10 बातें और भी डिटेल्स में, और उसमें एक एमसीक्यू टेस्ट जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब आप इस YouTube चैनल पे जाएंगे लर्न बियॉन्ड पे, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। आज ही 2 घंटे के बाद उसको दें, क्योंकि 1 घंटे में वो वीडियो संभवतः अपलोड हो जाएंगे। चलेंगे हम उस टॉपिक पे जिस टॉपिक को हमने लास्ट क्लास में आधा अधूरा छोड़ दिया था, और आपके अलग अलग क्या कर रहे थे, तो हम जान रहे थे कि लोन क्या है, और उस लोन का श्रीगणताय हमने किया था एक लोन का नाम बता के, जिस लोन की शुरुआत हमने भारत की सीमा से बाहर मोहम्मद यूनुस के द्वारा हमने आपको करवाई थी। उस लोन की शुरुआत हमने बांग्लादेश से की थी, और उस लोन का नाम दिया था माइक्रो फाइनेंस लोन, और 50,000 रुपए तक की लिमिट का नाम आपको बताया था। 2 मिनट का विराम। इस विराम के बाद हम मिलते हैं अलग अलग लोन के टाइप्स के साथ। तब तक पानी वगैरह पीना है तो पी लें।
चलिए, माइक्रो फाइनेंस लोन किसको नहीं मालूम है? लास्ट क्लास वाले किसको नहीं मालूम है? लास्ट क्लास में बताया था माइक्रो फाइनेंस लोन सबको मालूम है? नो सर। अरे किसको नहीं मालूम है माइक्रो फाइनेंस? स्वप्न नहीं, जिसकी पहली क्लास उसको छोड़ के, स्वप्नील एक और है, एक दो लोगों को छोड़ के, जो लास्ट क्लास थे और मालूम नहीं है, सबको मालूम है। ठीक है, दिव्या डोंबिवली। दिव्या, आवाज आ रही है आपको मेरी? दिव्या, यस सर। लास्ट क्लास थी। माइक ऑन रखो, माइक ऑफ मत करो। यस सर। लास्ट क्लास थी आप? हाँ सर। मेरे को ईबीएलआर का फुल फॉर्म बताओ, क्या होता है ईबीएलआर का फुल फॉर्म? एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। ओके, गुड। अंकिता गोहिल, घाटकोपर। अंकिता, यस सर। कितने क्लास अभी तक अटेंड किया आपने? सर 6। पहली क्लास में कौन सी टॉपिक पढ़ा था? फर्स्ट क्लास में पहली क्लास या दूसरी क्लास में कौन सी टॉपिक पढ़ी थी आपने? सर वो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट फर्स्ट। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, राइट? हाँ। ये प्रोमिसनरी नोट क्या होता है? क्या होता है प्रोमिसनरी नोट या ट्रेजरी बिल क्या होता है? सर प्रोमिसरी नोट मतलब पब्लिक से पैसा लेते हैं और उसमें प्रॉमिस होता है कि इतने इतने टाइम के बाद आपको फिर से आपका पैसा मिल जाएगा टाइम में। पब्लिक से पैसा कौन, आप ले सकती है पब्लिक से पैसा? नहीं सर। कौन लेगा पब्लिक से पैसा? गवर्नमेंट। पूछ रही हो या बता रही हो? नहीं सर, बताइए। रिवीजन इज रिक्वायर्ड। हिरल गोरी, घाटकोपर। हिरल, यस सर। हिरल कितने क्लास अटेंड किया है? सॉरी सर, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? कितने, हाउ मेनी क्लास, कितने क्लास किया है आपने अटेंड अभी तक? 3। सेकंड क्लास में क्या, डोंट स्विच ऑफ, डोंट टर्न ऑफ योर माइक। लास्ट क्लास क्या थी आपकी? सर हिरल, आवाज आ, types of loan and types and loan security. Also this what is EB. hypothecation? What is hypothecation? Hypothecation is mortgaging of the assets in like for taking loan. For taking loan, I have to hypothecate which security? Some asset, movable assets. Like example? Gold. Then what is pledge? Sorry? If gold I have to hypothecate, then what about pledge? Yeah, sorry. Pledge is gold will come in pledge, and car loan, for car loan hypothecation is needed. Yes, all vehicles loans is a security under hypothecation. Okay, good. Yeah. Kausal, Dombivali, Kausal. Last question from Kausal, Dombivali. सो गया क्या Kausal? गोवेंट गॉन हो गया। चलो यहाँ पर देखें, माइक्रो फाइनेंस लोन, हमने लोन में पहली बात की थी माइक्रो फाइनेंस लोन, और बताया था इस लोन की शुरुआत जिस देश से की गई है वो देश आपकी बांग्लादेश है। इस लोन में
हम जो पैसा आपको लोन देते हैं वो मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का लोन देते हैं, और इस लोन की शुरुआत जिस व्यक्ति ने की थी, उस व्यक्ति का नाम, नोबेल प्राइज का विनर था, ये नाम था मोहम्मद यूनिस, YUNIS। दूसरी लोन की बात जो आज हम कर रहे हैं, कॉल्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स क्या होते हैं? तो आप जाने, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स वो लोन्स हैं जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए आपको लोन दिए जाते हैं। आपको लैपटॉप लेना है, वॉशिंग मशीन लेना है, मोबाइल लेना है, बिग बाजार जा रहे हैं या फिर विद्या सेल्स आप जा रहे हैं, वहां पे जो बैठा हुआ बजाज फाइनेंस का बंदा हो या बैंक से कोई भी लोन लेना है, कहने का मतलब कोई भी वैसी आइटम जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो और उसके लिए हमने लोन लिया है, वो लोन आपकी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्शन में आएगी। तो आपसे पूछा जाए कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन क्या होते हैं, तो आंसर इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स विल बी फॉल अंडर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। वॉशिंग मशीन ले लिया तो पता है ना 10 साल खराब नहीं होगा, फैन ले लिया 5 साल खराब नहीं होगा, है ना। तो जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो, है ना, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स। इसी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स को दूसरी भाषा में हम जिस नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाइट गुड्स लोन। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाइट गुड्स लोन क्या होते हैं, तो व्हाइट गुड्स लोन वही होते हैं जो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन होते हैं। सिर्फ आपको गलत आप करें इसका ऐसे, कभी व्हाइट पूछेगा कभी कंज्यूमर ड्यूरेबल पूछेगा, तो बोथ विल बी कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉनिक लोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लोन। व्हाइट गुड्स भी वही होगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल भी वही होगा। थर्ड आप जाने, दैट इज कॉल्ड मुद्रा। इस मुद्रा की बात मैं लास्ट क्लास में की थी कि मुद्रा में कितने रुपए तक का लोन दिया जाता है। तो मुद्रा में 1 लाख रुपए से शुरुआत होती है और 10 लाख रुपए तक का लोन आपको जिस सेगमेंटेशन के अंदर दिया जाता है, उस सेगमेंटेशन का नाम है MSME। फुल फॉर्म ऑफ MSME इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसमें 1 रुपए से लेके मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन विदाउट एनी कोलेटरल, किसी भी कोलेटरल का मतलब किसी भी लोन सिक्योरिटी को रखे बिना, न मॉर्गेज रखने की जरूरत है, न हाइपोथिकेशन, न प्लेस, न लीन, न असाइनमेंट, किसी भी कोलेटरल के बिना 10 लाख रुपए तक का लोन MSME के अंदर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर जिस बैंक के द्वारा रेगुलेट करके दिया जाता है, उस बैंक का नाम है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1990 में किया और उसकी हेडक्वार्टर सबसे बड़े पॉपुलेशन वाले सबसे बड़े राज्य की राजधानी लखनऊ में है। तो आपसे पूछा जाए कि मुद्रा की रेगुलेटर कौन है, रेगुलेटर की बात कर रहा हूं, बैंक की बात नहीं कर रहा हूं। मुद्रा लोन तो हर एक बैंक से आपको मिलेगा, बट बैंकों की बैंक अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही मुद्रा को कौन रेगुलेट करता है, तो मुद्रा को रेगुलेट करने वाली जो बैंक है उसका नाम है सिडबी, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1990 में हमने किया। लखनऊ में उसकी हेडक्वार्टर है, जो MSME का फादर है। MSME का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। मुद्रा में कितने रुपए तक का लोन दिया जाएगा, तो 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। कौन सी सिक्योरिटी हमें मुद्रा में रखनी है, और स्पष्ट मैंने लिख दिया नो कोलेटरल। नो कोलेटरल का मतलब नो सिक्योरिटी। और यहाँ पे एक बात जो लास्ट क्लास में हमने बताई थी कि यहाँ पे 3 सेगमेंटेशन है। एक सेगमेंटेशन का नाम है शिशु, दूसरे सेगमेंटेशन का नाम है किशोर और तीसरे सेगमेंटेशन का नाम है तरुण। अगर 5 लाख से 10 तक का लोन चाहिए, तरुण का एप्लीकेशन हमें भरना पड़ेगा। अगर आपको 50,000 रुपए से 5 लाख का लोन चाहिए तो किशोर का फॉर्म हमें भरना पड़ेगा। अगर 1 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक का लोन चाहिए तो शिशु का फॉर्म हमें भरना पड़ेगा। तो मुद्रा के अंदर 3 लोन, शिशु, किशोर और तरुण, अलग अलग उसकी क्या है, तो अमाउंट का बाइफर्केशन है। नो कोलेटरल SME 10 लाख, सिडबी फादर 90, लखनऊ। ये 2 लोन आज की क्लास में आप लिखें। पहला कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन / व्हाइट गुड्स लोन। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लिख रहे हैं MS। सब लिखाता हूं, पहले जो बोल रहा हूं उतना लिखो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और / व्हाइट गुड्स लोन। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन / व्हाइट गुड्स लोन लिखे यहां पे। लोन्स प्रोवाइडेड फॉर परचेजिंग ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हो, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, कुछ भी जो माने सब लिख दो। लेकिन ऐसा मत कि फिलिप्स का बल्ब लिख देना, वो 50 रुपए 100 रुपए का लोन कोई नहीं देता है। Loans provided for purchasing of electronic items comes under consumer durable loans. नेक्स्ट लिखे हैं मुद्रा लोन, MUDRA, फुल फॉर्म लिखे हैं मुद्रा का, MUDRA फुल फॉर्म लिखे हैं माइक्रो, लास्ट क्लास में लिखवाया है मैंने मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो, U स्टैंड फॉर यूनिट, UNIT, एक माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, R for refinance, R for refinance, A for क्या होगा? Agency. एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। लिखें मुद्रा लोन प्रोवाइडेड विदाउट कोलेटरल up to rupees 10 lakh. Mudra loans provided without collateral up to rupees 10 lakh under MSME segment, under MSME segment. सर एक बार वापस रिपीट करेंगे? Mudra loans provided without collateral up to rupees 10 lakh, under MSME segment. MSME कहते हैं ना, होम लोन का अलग सेगमेंट है, पर्सनल लोन अलग सेगमेंट है, वैसे ही कोई काम करने के लिए जो लोन हम देते हैं, व्यवसायी लोन जिसको हम कहते हैं, दुकान बनाना है तो उसके लिए MSME होता है। घर बनाना है तो MSME के अंदर लोन नहीं मिलेगा, होम लोन मिलेगा। लेकिन दुकान खोलना है हमें या फिर कारखाना खोलना है हमें, है ना, तो उसके लिए MSME सेगमेंटेशन होता है। MSME का फुल फॉर्म लिखो यहाँ पे, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। हमने माल्या को लोन दिया, MSME का लोन है ना। आपको पान शॉप खोलना है, MSME का लोन है। रिबॉक का शोरूम हमने डाला है, MSME का लोन है। तो जो भी किसी बिजनेस के लिए लोन दिया जाएगा, ऑल बिजनेस लोन, चाहे वो कारखाना खोलना है या दुकान खोलना है या फैक्ट्री लगाना है या दुकान बेचना है, फ्लिपकार्ट बेचना है या अमेजन करना है, कुछ भी करना है, वो सब MSME के अंदर आएगा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट लिखे हैं regulator of MSME/मुद्रा, regulator of MSME/मुद्रा। कौन होगा? सेबी होगा ना? सिडबी। सेबी होगा कि सिडबी होगा? सिडबी। सेबी क्या होता है? स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर। कैपिटल मार्केट। फुल फॉर्म क्या होता है सेबी का? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वेरी गुड, क्या बात है। कब एस्टैब्लिशमेंट किया? 1999। 1999। अब 1988। हाँ, एस्टैब्लिशमेंट 1988 में किया है, लेकिन जो सेबी काम करना शुरू कर दी, यहाँ भी दो क्वेश्चन होते हैं। देखो अभी आप ही के मुंह से, आप ही के ग्रुप से दो आंसर निकल के आए। 1988 किसी ने बोला, किसी लड़की 1990 बोला, तो बोथ आंसर इज करेक्ट। लेकिन जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अगर पूछा जाए कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी, आंसर इज 1988। पूछा जाए कि फंक्शन ऑफ सेबी स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, आंसर इज 1990। तो जैसा क्वेश्चन वैसा काम।
सेबी की बात किसी और क्लास में करेंगे, अभी सिडबी पर हम चलते हैं। लिखें रेगुलेटर ऑफ एमएसएमई स्लैश मुद्रा इज सिडबी, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशमेंट कब किया? जिस समय सेबी ने काम करना शुरू कर दिया था, 1990। हेडक्वार्टर लिखिए दुबई। सर SIDBL है क्या आई है? अरे आई है, आई। हेडक्वार्टर लिखा दुबई। सर लखनऊ जाना है। लखनऊ। लखनऊ है क्या? ठीक है, मुझे लगा कहीं IPL देखते देखते दुबई पहुंच गए होंगे, दुबई लिख सकते हैं, तो लिखो लखनऊ लिखो फिर। और आखिरी बात लिखें आज के लिए, देयर आर 3 सेगमेंटेशन ऑफ मुद्रा, शिशु, किशोर एंड तरुण। लास्ट क्लास की बात फिर से यहाँ रिपीट कर रहा हूं। देयर आर 3 सेगमेंटेशन ऑफ मुद्रा, शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु 50, किशोर 5 और तरुण 10 लाख। ये कुछ नहीं है, ये एक फॉर्म है। मुद्रा का फॉर्म आप लीजिएगा, उसमें लिखा रहेगा शिशु का मतलब है 50,000 रुपए तक का ही लोन चाहिए। मुद्रा के अंदर तरुण का लिया, इसका मतलब 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक लोन चाहिए आपको। देयर आर 3 सेगमेंटेशन ऑफ मुद्रा, शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु के नीचे लिखे अप टू 50,000, तरुण के अंदर, किशोर के अंदर लिखे फ्रॉम 50 to 5, और उसके ऊपर लिखे अप मोर देन 5 अप टू 10। ठीक है, कोई दिक्कत? सर ये नीचे क्या लिखा है, दिख नहीं। बोलो सर बोलो बोलो। तरुण का कितना बताया आपने? 5 से 10, और किशोर 5 का? लाख से 10 लाख, 50,001 रुपए से लेके 5 लाख तक किशोर, 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक तरुण, 1 रुपए से लेके 50,000 तक शिशु। ओके सर। और कोई पूछ रहा था, क्या पूछा मैडम आपने, क्या लिखा है नीचे? नहीं सर, आप पढ़े थे ना तो दिख नहीं रहा था। अभी लिख लिया? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे। आपके इस लोन को भी हम आगे लिए चलेंगे, और प्लस एक और टॉपिक को आगे लिए चलेंगे। दो एक साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बैंकिंग की सिलेबस है। लेकिन फिर से आपसे अनुरोध और विश्वास यह है कि जब भी आए तो पुराने वाले जो कंसेप्ट है उसको एक बार झलक जरूर मार लें, है ना, क्योंकि ऐसे ही हर एक क्लास में 2-4 पन्ने आपके बढ़ते चले जाएंगे, एक अंबार सा आपको दिखने लगेगा। जब तक आप देखिएगा नहीं, तब तक आपको फैमिली लगेगा नहीं, तब तक अच्छा लगेगा नहीं, और तब तक कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, है ना। तो एक बार आप अगर देखते चलें कि सर ने लास्ट क्लास एटलीस्ट क्या पढ़ाया है ना, तो उसके लास्ट क्लास को देखने के लिए आपको 5 मिनट लगेगा, लास्ट क्लास को देखने के लिए आपको 10 मिनट लगे। तो जैसे जैसे आप लास्ट क्लास का रिवीजन करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो समय है वो कम लगने लगेगा। और जब मैं नाम लेके पूछूंगा तो माइक एटलीस्ट आप ऑन कर पाएंगे, अदरवाइज आपको लगेगा क्या मैं आंसर बता पाऊंगा, माइक ही ऑफ रखता हूँ। तो मेरे से अगर बोलिएगा, मेरे से इंटरेक्शन कीजिएगा, सुनिएगा, पूछिएगा 10 क्वेश्चन, तो आपके पास कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, इस क्लास को आगे लिए चलेंगे। गुड डे। बाय सर। थैंक यू सर।